जय हिंद दोस्तों। पॉलिटी की हमारी तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम लोग भारत शासन अधिनियम जो 1919 है, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। यहाँ से बहुत से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषित किया गया था कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। तो उसी के प्रारूप में, उसी के स्वरूप में भारत शासन अधिनियम 1919 नामक एक कानून बना। लेकिन इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू किया गया था 1921 को। लागू कब किया गया था? इसको 1921 में लागू किया गया था और इसको कहा गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ओके, ओके, हाँ, ओके, ओके, ठीक है। अब अच्छा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड फोर्ड सुधार के नाम से ही जाना जाता है। तो मॉन्टेग्यू क्या थे? भारत के राज्य सचिव थे और जेम्स फोर्ड क्या थे? भारत के वासराय थे। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, उनके बारे में जान लेते हैं। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि उनका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया और 2021 में इसको लागू कर दिया गया। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या काम करता था? इसने प्रशासन के सभी विषयों को दो श्रेणियों में बांट दिया। जो प्रशासन की जो श्रेणियां थी उनको दो श्रेणियों में क्या कर दिया? बांट दिया। ठीक है, न्यायगमन से नियमों द्वारा इसको बांट दिया गया। ठीक है, और इसकी क्या विशेषताएं थी? पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी इसी कानून में की गई। यानी कि मोटे तौर पे यह हम कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा का गठन इसी अधिनियम के तहत किया गया था। यानी पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ भी इसी अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहा जाता है, तो इसकी स्थापना की गई थी। वासराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में 3 सदस्य भारतीयों को शामिल किया गया। जो वासराय की कार्यकारी परिषद के जो 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारत के होने चाहिए, ऐसा है उसमें प्रावधान किया गया था। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, अंग्ला भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का भी पालन इसी सिद्ध तरीके से हम कह सकते हैं इसमें विस्तार रूप दिया गया। अब किन लोगों को मत देने का अधिकार था, वोट देने का अधिकार था? उन लोगों को अधिकार था जिनके पास संपत्ति, कर था या अन्य योग्यताओं के आधार पर जो कर देते थे, या कोई उनके पास और अन्य योग्यता थी, यानी गवर्नमेंट को जो टैक्स देते थे, वे लोग ही केवल मताधिकार का अधिकार रखते थे, यानी वो ही केवल वोट दे सकते थे। यानी कह सकते हैं पहली बार वोट देने का अधिकार हम कह सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नामक जो कानून था, जिसे हम कह सकते हैं 1919 भारत शासन अधिनियम, इसमें पहली बार वोट देने का अधिकार लोगों को दिया गया। इस अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त का पद भी सृजित किया गया। यानी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस अधिनियम में लंदन में भारत के उच्चायुक्त का पद सृजन किया गया है? तो कह सकते हो इसी अधिनियम में किया गया है। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था और पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट के रूप में अलग कर दिया गया। यानी यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ पहली बार कब केंद्रीय बजट को राज्य बजट के बजट से अलग कर दिया गया? तो कह सकते हो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत इसको अलग कर दिया गया और राज्यसभा विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। जो राज्य विधानसभाएं थी उनको अपना बजट बनाने के लिए स्वयं उन्हें अधिकृत कर दिया गया, उन्हें एक तरीके से मान्यता दे दी गई।
इसके अंतर्गत एक संवैधानिक आयोग का गठन भी किया गया। इसी के अंतर्गत एक संवैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका काम क्या था? 10 वर्ष बाद, यानी जांच करना और 10 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना। ठीक है, अपनी रिपोर्ट को क्या प्रस्तुत करना है कि 10 वर्ष में क्या कामकाज हुआ है। इसने एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा था। तो इसने क्या किया था? एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, ठीक है। और इस जिसका उद्घाटन कब होता है? जिसका उद्घाटन 1921 में होता है। ठीक है, और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी? इसमें सदस्य कितने थे? अगर हम सदस्यों की बात करें, इसमें सदस्य कितने थे? तो सदस्य इसमें 120 क्या थे? इसमें सदस्य थे। भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी मोटे तौर पे ये कह सकते हैं एक ये संविधान है, यानी जो हमारा जो मूल संविधान है, ये उसका या इसका या वो तरीके से कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि जितनी भी चीजें हैं हमारे मूल संविधान में वो यहीं से ली, 70% चीजें इसी से ली गई हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। अब क्या जरूरत पड़ी इस अधिनियम को बनाने की, इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी राज्य के गठन में एक मील का पत्थर भी साबित हुआ था। यह एक लंबा विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें एक तरीके से कहे तो 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे। भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर शामिल या साबित हुआ। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। ये भी कह सकते हैं इसी के जरिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। ठीक है, इसी के अंतर्गत की गई थी। केंद्र और इकाइयों के 3 सूचियां, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। याद रखना, केंद्र और इकाइयों की 3 सूचियां थी, संघीय सूची, राज्य सूची और सामवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का क्या किया गया? बंटवारा किया गया। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी। इसने क्या की? प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसने? भारत सरकार अधिनियम 1935। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया, यानी मोटे तौर पे हम कह सकते हैं 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया। और वो कौन कौन से थे? बंगाल, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई। और इनमें कई भी प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे, ऐसा नहीं कि ये पूरी तरीके से खुला छोड़ दी गई थी। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। याद रखना, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। किसने? भारत सरकार अधिनियम 1935। इसने क्या किया? मताधिकार का विस्तार कर दिया, यानी लोगों को वोट देने का, तरीके से कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया। लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार यहाँ पर मिल जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो याद रखना, इसी के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। किसके? भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारत रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, तो किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग, संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी इसी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। याद रखना, किस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी? कब हुई थी? 1937 में हुई थी। और किस? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही हुई थी। बर्मा, जिसे अब हम म्यांमार कहते हैं, इसको भारत से अलग कर दिया गया था। इसको क्या कर दिया? भारत से अलग कर दिया गया। किससे अलग कर दिया गया था? भारत से। याद रखना, किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935।
उड़ीसा सिंध के दो नए प्रांत बनाए गए। उड़ीसा और सिंध के दो नए प्रांत बनाए गए। ठीक है, क्या हुए? बनाए गए। रेलवे के प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान भी इसी अधिनियम में किया गया। ठीक है, इसी अधिनियम में किया गया। लेखा परीक्षा के लिए भारत के महालेखा परीक्षा की नियुक्ति का प्रावधान भी इसी में किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। यहाँ से अगर हम क्वेश्चन की बात करें, बहुत से क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में कि महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है, कैसे होती, कार्यकाल क्या होता है। तो एक तरीके से लेखा परीक्षा के लिए भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी इसी अधिनियम में किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 में ही किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे हमको पता है कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1943 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। याद रखना, कब घोषणा की थी? 20 फरवरी को की थी कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसकी जो सत्ता होगी वो उत्तरदायी भारतीय हाथों में चली जाएगी या सौंप दी जाएगी। लेकिन जो मुस्लिम लीग था, इसने इस आंदोलन इसका विरोध किया था, आंदोलन किया था कि भारत के विभाजन की बात कही। और 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि जब 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर नहीं लागू होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। फिर उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की थी। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटन बेटन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माउंटन बेटन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर उसे लागू कर दिया गया। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। अब इसकी कुछ विशेषताएं थी। क्या क्या विशेषताएं थी, आइए उन पे डिस्कस करते हैं। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। इसको 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में क्या किया गया? पेश किया गया। याद रखना, कब पेश किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 को इसे राजशाही की स्वीकृति मिली। याद रखना, जो राजतंत्र था, राजा की, वहां की जो राजा की व्यवस्था चलती थी, तो उसको क्या किया गया? एक तरीके से उसकी स्वीकृति मिल गई। 18 जुलाई कब मिली थी? 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गई थी। और इसकी क्या विशेषताएं थी, उस पर डिस्कस करते हैं। 14 और 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का एक तरीके से हम कहें तो अंत हो जाता है। कब? 14 और 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। और दो राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण रेडक्लिफ की अध्यक्षता वाले सीमा आयोग ने किया था। याद रखना, ये किसकी अध्यक्षता में? जैसे जैसे दो राज्यों के बीच जो सीमाओं का जो निर्धारण था वो रेडक्लिफ की अध्यक्षता वाले सीमा आयोग ने किया था। किसने किया था? सीमा आयोग ने किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने नए डोमिनियल भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। याद रखना, लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियल भारत के क्या बने? प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।